नमस्कार दोस्तों, आरो यारो टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 117 को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पिछले टेस्ट यानी कि 116 में हमने 15 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस टेस्ट की शुरुआत प्रश्न संख्या 16 से करेंगे। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? बताइए कि पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने। किसने साथियों? उदयन ने। किस वंश का शासक था उदयन? तो हर्यक वंश। आप लोग पढ़े होंगे कि हर्यक वंश जो कि मगध पर इस वंश ने शासन किया था, तो इसी वंश का शासक था उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करके सबसे पहले मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी यानी राजगृह थी, उसे पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला कोई और नहीं बल्कि उदयन ही था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था? बताइए साथियों, कौन सा मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। क्या होगा साथियों? नालंदा। मौर्य काल में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा दिए जाने का उल्लेख मिलता है। और साथियों, इस समय वाराणसी, तक्षशिला, उज्जैन ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नालंदा। अगला प्रश्न कि भूमिदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। बताइए तो कहां से मिलता है भूमिदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य, यानी किस अभिलेख में इसका वर्णन है? तो वो अभिलेख है नानाघाट अभिलेख। कौन सा है साथियों? नानाघाट अभिलेख। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और यह आंध्र सातवाहन वंशी सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका के अभिलेख है साथियों। इसी से हमें यह पता चलता है कि भूमिदान का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसी अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्वप्रमुख बंदरगाह था? बताइए साथियों। तो भड़ौच बंदरगाह। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। गुप्तकाल में जो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, इनमें भड़ौच सबसे प्रमुख बंदरगाह था। आगे है कि भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तोरमाड़। किसके नेतृत्व में साथियों? जो हूण थे ये एक बर्बर जाति थी, मध्य एशिया की जाति थी, बहुत ही ज्यादा बर्बर जाति मानी जाती थी। इनका प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। और साथियों, हूणों का जो दोबारा आक्रमण हुआ था वो तोरमाड़ के ही नेतृत्व में हुआ था और उसने अपना शासन स्थापित किया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तोरमाड़। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है। तो क्या कहा गया है? तो धर्म विजय कहा गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त का, इसमें समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के बाद उनके राज्यों को क्या किया था? वापस कर दिया था। इसीलिए इस विजय को धर्म विजय कहा गया है। क्या कहा गया साथियों? धर्म विजय। पहले तो दक्षिण भारत के राज्यों को जीता समुद्रगुप्त ने, बाद में उन्हें वापस कर दिया, इसीलिए इसे धर्म विजय की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है कि किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए साथियों। ये जो नाम है ये किस शासक के लिए प्रयुक्त किए गए हैं? तो धनानंद के लिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अंतिम नंद राजा धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था और एक राट की उपाधि धारण करने वाला संभवतः वह पहला शासक भी था और यूनानी लोग इसे अग्रमीज एवं जैंद्रमीज कहते थे। नेक्स्ट है गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है? बताइए वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें पहली बार गुप्तचर प्रणाली का वर्णन देखने को मिलता है? तो वो कोई और नहीं बल्कि अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र में राज्य के गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। इसको भी जानते रहिएगा। क्या कहा गया साथियों? गूढ़ पुरुष नाम से गुप्तचर को संबोधित किया गया है और इसमें गुप्तचर विभाग के लिए अलग से जिक्र आता है, यानी कि वर्णन किया गया है। और किसकी पुस्तक है साथियों? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो कौटिल्य की है। इनका एक नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त भी है।
अगला प्रश्न है कि किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? बताइए। तो हुविस्क के सिक्कों पर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कुशाणों ने ही सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे जो कि 124 ग्रेन के थे, और हुविस्क के सिक्कों पर भारतीय देवी देवता पहले के कुषाण शासकों से अधिक मिलते हैं, और इसी में क्या क्या मिलता है? संकर्षण, वासुदेव दोनों अंकित मिलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? महत्वपूर्ण है। तो वत्स भट्ट द्वारा किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। वत्स भट्ट कुमारगुप्त प्रथम के दरबारी कवि थे। इन्होंने ही मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों, रचना और रचनाकार का नाम है, मैं बताना है कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। पहला है प्रियदर्शिका, हर्ष की है, बिल्कुल सही है। दूसरा हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित है, यह भी सही है। सी में है सूर्य शतक, तो मयूर दिया गया है, यह भी सही है। डी में है मयूर शतक, दिया गया है जयसेन। तो साथियों, मयूर शतक या सूर्य शतक की रचना मयूर ने किया है, जयसेन ने नहीं। ऑप्शन नंबर डी यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी बिल्कुल सही है। आगे है कि निम्न में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया? बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोमर्सी गुफा। कौन सा है? लोमर्सी गुफा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष सुदामा, विश्व झोपड़ी तथा कर्ण चौपार गुफा का निर्माण बराबर की पहाड़ी में करवाया था, और जो लोमर्सी गुफा का निर्माण है यह अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया था। साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि मौर्यकालीन करों में यानी टैक्स में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? धार्मिक कर कौन सा था यह हमें बताना है। तो जो धार्मिक कर था वो था बलि। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। साथियों, बलि क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था। बी में दिया गया रज्जु। रज्जु क्या था? भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर था। सी में क्या है? विविध। यह क्या था? यह एक चारागाह कर था। कैसा कर था साथियों? यह एक चारागाह कर था। डी में है हरिणीय। यह एक नगद कर था जो अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था। आगे है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया? महत्वपूर्ण है। तो कुषाणों ने किया था। किसने किया साथियों? कुषाणों ने किया था, और इसके साथ साथ पार्थियन ने संयुक्त शासन का चलन प्रारंभ किया, और कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया था। आगे है, शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? तो ये जो शतमान सिक्के हैं आप लोग जरूर सुने होंगे। तो हमें ये बताना है कि किस धातु के बनाए जाते थे या ढाले जाते थे। तो चांदी के होते थे। किसके होते थे? चांदी के। चांदी के सिक्के थे शतमान, और निष्क ये सोने के सिक्के थे, और काकिनी एक सिक्का था जो कि तांबे का सिक्का हुआ करता था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, कई बार पूछा गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात की जाए तो किसने करवाई थी ये हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रादित्य। तो साथियों, आप लोग किताबों में पढ़े होंगे कुमारगुप्त ने करवाया था। तो कुमारगुप्त की ही उपाधि है महेंद्रादित्य। किसकी उपाधि है साथियों? कुमारगुप्त की ये उपाधि है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से भी परीक्षा में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो कुमारगुप्त न देके यहाँ पे महेंद्रादित्य दिया गया है, जो कि कुमारगुप्त की ही उपाधि है, और कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और यह जो नालंदा विश्वविद्यालय है साथियों, ये उस समय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। वर्तमान में कहाँ है? तो बिहार राज्य में स्थित है। 2010 में इसे पुनः स्थापित किया गया है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? तो नहीं पे ध्यान देना है। तो लिंगराज मंदिर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो लिंगराज मंदिर साथियों, यह पल्लव शासकों से संबंधित नहीं है। और कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर। सोमवंशी राजाओं द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। आगे है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोंड उपाधि धारण की थी? बताइए साथियों, क्या जवाब होगा इसका? तो नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार करने के बाद
जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे, इन्होंने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी। आगे है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो पल्लव वंश है, तो अंतिम शासक की बात की जाए तो अपराजित। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह वर्मा। संस्थापक के बारे में भी जानते रहिए साथियों। अंतिम शासक और संस्थापक दो ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। तो सिंह वर्मा थे संस्थापक, वहीं और वास्तविक नाम क्या था? सिंह विष्णु था। और अंतिम जो महत्वपूर्ण पल्लव शासक था वो था अपराजित वर्मन। और पल्लव शासकों की राजधानी अगर पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कांची। कहाँ पे साथियों? कांची है पल्लव शासकों की राजधानी थी। आगे है कि हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करती है एक गुफा, और वो गुफा है एलोरा की गुफा। कौन सी गुफा है साथियों? एलोरा की गुफा, ऑप्शन नंबर बी। तो जो एलोरा है इसमें बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म से संबंधित गुफाएं मिलती हैं। और एलोरा गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? ये प्रश्न भी एक बार परीक्षा में पूछा गया था। कभी एलोरा कभी अजंता की गुफाओं की संख्या पूछी जाती है तो 34। एलोरा की अगर बात की जाए तो एलोरा में 34 गुफाएं हैं। याद रखिएगा साथियों, कितनी गुफाएं हैं? 34 यानी 34। नेक्स्ट है उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? तो बताइए, उत्तर रामचरितम के रचयिता तो भवभूति। कौन है साथियों? भवभूत के द्वारा ही उत्तर रामचरितम की रचना की गई। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में देखेंगे। धन्यवाद।